आरव और ऋषिका गुस्से से लड़ रहे थे, जबकि अनन्या चुपचाप हाथों की घड़ी बांधे उन दोनों को देख रही थी। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम कहोगे और मैं मान जाऊंगी? क्योंकि मुझे पूरा यकीन है, माय डियर स्वीट वाइफ, कि तुम अपने पति का अपमान नहीं होने दोगी। ओह रियली? ऋषिका भी उसी के अंदाज में बोली। और इस विश्वास की वजह जान सकती हूँ कि मैं ऐसा क्यों नहीं करूंगी? हाँ, अगर तुम चाहो तो एक शर्त पर। मैं तुम्हारी फैमिली की इज्जत बचा सकती हूँ, ऋषिका बोली। अगर तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो तो। ऋषिका की बातें सुनकर आरव ने पहले उसे घूरा, फिर मुस्कुराया और बोला, डिवोर्स पेपर पर साइन करने से पहले मैं सोच रहा था क्यों ना उस पेपर्स पर साइन कर दूं जो मैंने तुम्हारे डैड की कंपनी के बनवा रखे हैं। आरव ने यह बात जितने दिलकश अंदाज में कही थी, ऋषिका उसे उतनी नफरत से घूरने लगी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, कहकर आरव के गले को पकड़ने ही वाली थी कि आरव ने उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ा और बोला, तुम्हें पहले भी मना किया कि आरव के गिरेबान तक पहुंचने की कोशिश मत करना। हाँ, अगर चाहो तो मैं तुम्हें गले जरूर लगा सकता हूँ। आरव ने जब यह कहा तो वहां खड़ी अनन्या आंखें फाड़कर उसे देखने लगी। इस वक्त आरव ऋषिका की आंखों में एकटक देख रहा था, तो अनन्या ने हल्के से खांसा। आरव ने एक झटके से इशिका का हाथ छोड़ दिया। वह वहां अनन्या की मौजूदगी को भूल चुका था, मगर अब एहसास होते ही वह अनन्या से नजरें चुराने लगा। फिर इशिका की तरफ देखकर कहा, इसे तुरंत तैयार करके नीचे ले आओ। इतना कहकर वह वहां से चला गया। इशिका गुस्से से पैर पटकती रह गई। तूने देखा ना अनु, कितना बदतमीज है ये। हाँ, साथ ही देखा कि तुम्हें कितना चाहता है। आनंद भी तो तुम्हें चाहता था, तो क्या वह तुम्हारे साथ ऐसे बदतमीजी करता था? उसकी बातें सुनकर अनन्या हल्के से हंस दी। मेरी और तुम्हारी सिचुएशन में बहुत फर्क है। तुम अपने देवर की तरफदारी बंद करो। इसी का गुस्से से खींच गई। नहीं कर रही तरफदारी, तुम बस फटाफट तैयार हो जाओ। इसी का गुस्से से सोफे पर बैठ गई। इसु तू मान या ना मान, पर सच यही है कि आरव आज भी तुझसे बहुत प्यार करता है। अगर प्यार ऐसा होता है ना अनु, जो तकलीफ पहुंचाए, तो प्यार का न होना ही अच्छा है। इशिका की आंखों में नमी थी। मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, पर प्लीज इस वक्त तो तू तैयार हो जा और नीचे चल। इशिका खामोश हो गई, उसने कुछ नहीं कहा। तो अनन्या ने ही उसे तैयार किया और नीचे सबके सामने ले आई। इशिका चुपचाप सबके सामने बैठी रही। उसने कोई भी तमाशा नहीं किया, मगर वह खुश भी नहीं थी। सारी औरतें एक एक कर आती, उसका घूंघट उठाकर देखती और बहू तो चांद जैसी है कहकर गिफ्ट देकर चली जाती। कुछ घंटों के रस्म के बाद इशिका वापस अपने रूम में आ गई। अनन्या उसके पास आई तो उसने कहा कि वह कुछ देर अकेले में आराम करना चाहती है। इसु, जितना मैं तुझे जानती हूँ उतना ही आरव को भी, और मुझे जितना तुझ पर यकीन है उतना ही आरव पर भी, कि वह कभी कुछ गलत नहीं करेगा। अगर उसने तेरे साथ ऐसा कुछ किया भी है तो जरूर उसकी मजबूरी रही होगी। प्लीज अनु, कुछ देर मुझे अकेला छोड़ दे। इतना कहकर इशिका ने अपनी आंखें बंद कर ली और सोफे पर से टिका लिया। अनन्या ने गहरी सांस ली और फिर ऋषिका को अकेला छोड़ देना ही उसे उचित लगा। इधर रोहित ऋतु की आंखों में याचना के भाव देखकर कुछ नरम पड़ा और धीरे से कहा, बैठ जाओ। थैंक यू, उसने कहा। रोहित ने अब अपनी नजरों को सामने किया और धीरे से पूछा, कैसी हेल्प चाहिए तुम्हें? सिर्फ मुझे एयरपोर्ट से सुरक्षित निकाल दीजिए, उसके बाद मैं खुद ही अपने रास्ते चली जाऊंगी। एयरपोर्ट से सुरक्षित निकालना मतलब? कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं जो इस प्लेन में भी हैं। अगर मैं अकेली रही तो वे लोग मुझे वापस लंदन ले जाएंगे। मैं उनके साथ वापस नहीं जाना चाहती, इसलिए प्लीज। रोहित ने कुछ सोचा और फिर ठीक है कहा। उसके बाद प्लेन अपनी उड़ान भरने लगा तो सभी सतर्क हो गए। विश्वास तो मुझे भी था तुम पर आरव, इसी का अपनी आंखें बंद किए हुए ही बोली। इसीलिए तो खुद की जिंदगी तुम्हारे हवाले करने जा रही थी। कितनी खुश थी मैं उस दिन। इशिका के सामने 3 साल पहले का वह दृश्य तैर गया, जब इशिका पीच कलर के लहंगे में सजी सब्जी होटल में अपने रूम में बैठी थी, क्योंकि आज आरब के साथ उसकी सगाई थी। कितना खुश थी वो। उसने पहली बार किसी को चाहा था और उसकी चाहत उसकी होने वाली थी। पहले तो सभी इस रिश्ते के खिलाफ थे, मगर आरब के व्यवहार को देखते हुए और अनंत के समझाने पर सबने उसे स्वीकार कर लिया था। मगर ऐन सगाई के समय जब पुलिस वहां पहुंची और आरब को नशे की हालत में गिरफ्तार करके ले जाने लगी,
तो इशिका तो जैसे अपना सुध-बुध खो बैठी थी। उसे कुछ जानकारी नहीं थी कि क्या हुआ, कैसे हुआ। वह आश्चर्य से कभी आरव को, तो कभी पुलिस वालों को, तो कभी अपने परिवार को देखती। छी! कैसा इंसान है ये! कितनी गंदगी इसके मन में भरी हुई है। सगाई किसी और के साथ और सुहागरात किसी और के साथ मनाने जा रहा था। वहां खड़े कुछ लोगों ने कहा, तो इसी का आश्चर्य से आरब को देखने लगी। नहीं ईसु, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। आरब ने इशिका के सामने अपनी सफाई पेश की। अगर कुछ किया नहीं, तो इतने नशे में तुम इशिका की सहेली के पास क्या कर रहे थे? मैं वो आरब अपनी सफाई में कुछ नहीं कह पाया। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब इसे, अमाना खत्री बोली। हम ऐसे कैरेक्टर लेस इंसान के हाथों अपनी बेटी का हाथ नहीं दे सकते, जो सगाई के दिन भी खुद पर काबू नहीं रख सका। वह जिंदगी भर क्या हमारी बेटी को खुश रखेगा? प्लीज यीशु, तुम तो मेरा यकीन करो, मैंने कुछ ऐसा नहीं किया है। आरब बार बार बस इशिका को अपनी सफाई दे रहा था। अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो क्या वह लड़की झूठ बोलेगी? रोनित आगे बढ़कर उसका कॉलर पकड़ते हुए बोला। इसी का तुम जाकर नताशा की हालत देखो, इसने उसकी क्या हालत की है। मैं सच कह रहा हूँ यीशु, मैंने उसके साथ कुछ भी गलत नहीं किया है। आरब चीखता चिल्लाता रहा, मगर इसी का ये सब बातों को सुनकर अपना होश गंवा बैठी। यीशु, आरब इशिता की तरफ झपटा, मगर बीच में ही सुबह ने उसका कॉलर पकड़ लिया और कहा, मेरी बहन से दूर रह। इतना कहकर उसने उसके चेहरे पर एक घूंसा जड़ दिया। आरब के होंठों के कोरों से खून निकलने लगा। उसने उसे अपनी हथेली से पोंछा और खुद को शांत करते हुए बोला, देखो शुभम, मैं अभी भी कहता हूँ, तुम सबको गलतफहमी हुई है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तुमने जो किया है वह सब हमने अपनी आंखों से देखा है। अब बेहतर होगा कि अपना यह ड्रामा तुम बंद करो। इंस्पेक्टर साहब, जितनी जल्दी हो सके इसे हमारी आंखों से दूर ले जाइए। आरब चीखता चिल्लाता रहा, मगर पुलिस उसे अपने साथ ले गई। अतीत की गहराइयों से निकलती हुई इशिका की आंखों में आंसू थे। कितना विश्वास किया था मैंने तुम पर, और तुमने मेरे विश्वास का क्या सिला दिया। काश काश तुमने मुझे ये सब सपने न दिखाए होते, तो आज दिल टूटने का इतना दर्द न होता। और जब दिल तोड़कर चले ही गए थे, तो फिर वापस मेरी जिंदगी में क्यों आए? इशिका जोर से चीख पड़ी और फिर फूट फूट कर रोने लगी। आरब, जो इशिका के आने से पहले ही इस कमरे में आ गया था और बालकनी के पास खड़ा था, उसने इशिका को इस तरह से रोते देख अपनी मुट्ठियां भींच लीं। चेहरे पर गुस्से के कारण नसें तन गईं। अगर विश्वास था तो पूरी तरह से विश्वास करना था ना। क्यों विश्वास नहीं किया? क्यों? इतना कहकर वह इशिका को इसी तरह रोता हुआ छोड़कर रूम से बाहर निकल गया। अगली सुबह रोहन की फ्लाइट एयरपोर्ट पर लैंड की। वह रितु के साथ ही एयरपोर्ट पर चेकिंग के लिए आया, तो उसने धीरे से उसे बाथरूम में जाकर अपने कपड़े चेंज करने के लिए कह दिया। रितु बाथरूम चली गई। बाथरूम पर एक शख्स की निगाहें बराबर उस पर लगी हुई थी। जब वह काफी देर तक बाथरूम से बाहर नहीं निकली, तो उसने खुद जाकर बाथरूम का दरवाजा खटखटाया, मगर अंदर से कोई और लेडीज निकली जो उसे गालियां देने लगी। वह सॉरी सॉरी कहकर वहां से निकल गया और फिर एयरपोर्ट से बाहर आकर चारों तरफ रितु को ढूंढने लगा, और जब वह कहीं नहीं दिखी तो वह किसी को फोन करने लगा। हेलो सर, रितु मैम न जाने एयरपोर्ट से कहाँ गायब हो गई। वह बोला तो उधर से आवाज आई, व्हाट डू यू मीन? गायब हो गई? तुम्हारी नजरें कहाँ थी? मैंने तुमसे साफ साफ कहा था कि अगर वह लड़की प्लेन में चढ़ भी गई है, तो जैसे ही एयरपोर्ट पर उतरे उसे तुम वापस मेरे पास ले आना। फिर वह गायब कैसे हो गई? सर, मैं बराबर रितु मैम पर नजर रखे हुए था। बस वे कुछ देर के लिए बाथरूम गई और उसके बाद उनमें से निकली ही नहीं। मगर जब मैं बाथरूम में गया तो वहां कोई और लड़की थी। वह तुम्हें बेवकूफ बनाकर चली गई, डेविड। लेकिन मैं ये सब बहाने नहीं जानना चाहता। मुझे सिर्फ वह लड़की चाहिए, हर हालत में। फिर कुछ देर सोचकर उधर से कहा गया, तुम ऐसा करो, उसके घर जाओ। वह आखिर जाएगी कहाँ? देर सवेर फिर वहीं तो पहुंचेगी। ये सारी बातें अंग्रेजी में हो रही थी। जी सर, उसके इतना कहते ही उधर से फोन कट कर दिया गया। इधर रितु ने दूसरे कपड़े चेंज कर लिए थे और अपनी टी शर्ट के ऊपर
लेदर की एक जैकेट पहन ली थी। आंखों पर बड़े गॉगल्स का चश्मा और सर पर टोपी लगाकर उसने खुद को छुपा लिया था। वह अकेली एयरपोर्ट से बाहर निकली और फिर जैसे ही बाहर निकली, रोहित ने अपनी गाड़ी में उसे बिठा लिया। यह रोहित का ही प्लान था कि जो आदमी उन पर नजर रख रहा है वह अब तक रोहित को नोटिस कर चुका था, इसलिए उसके साथ जाना खतरा था। रितु उस आदमी को चकमा देकर बहुत खुश थी। थैंक यू, रितु चहकते हुए बोली। अगर आज तुम नहीं होते तो वो डेविड मुझे अपने साथ वापस ले जाता। बड़ी मुश्किल से मैं उसके चंगुल से निकली थी, मगर वह तुम्हें जबरदस्ती क्यों ले जाना चाहता है? रोहित ने उसे देखते हुए पूछा। यह सुन रितु की आंखों में उदासी छा गई। क्या हुआ? उसे इस तरह उदास देखकर रोहित बोला। इसका बॉस मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, मगर मुझे वो जरा भी पसंद नहीं है। क्यों? क्या वह अमीर नहीं है? रोहित ने पूछा। उसकी आवाज में साफ साफ तंज था। क्या लड़कियों के लिए सिर्फ दौलत ही सब कुछ होता है? रितु भी उसके इस तरह तंज कसने से गुस्सा हो गई थी। अगर तुम लड़कों को लगता है कि हम लड़कियों को सिर्फ दौलत से प्यार है, तो फिर हम लड़कियों को मर्द की जरूरत ही क्या है? दौलत से ही फेरे ना ले लें। मेरा वह मतलब नहीं था। रोहित को अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं तो बस यही कहना चाहता था। आखिर क्यों वह तुम्हें पसंद नहीं है? उसमें कोई कमी है? एक कमी हो तो बताऊं। कमियों की दुकान है वह। अगर उसके पास कुछ है तो बस ढेर सारी दौलत और उसका खुद का गुरूर। वह समझता है कि वह अपनी दौलत से जो चाहे खरीद लेगा। सॉरी, रोहित ने कहा। इट्स ओके, रितु ने कहा और उदास होकर खिड़की से बाहर देखने लगी। उसकी आंखें नम थीं। रोहित को भी अब अपने बर्ताव पर बुरा लग रहा था। कुछ देर उन दोनों के बीच यूं ही खामोशी छाई रही। मैं तुम्हें कहाँ छोड़ दूँ? आखिर रोहित ने ही उस खामोशी को तोड़ा। रितु, जो अपने ही ख्यालों में गुम थी, रोहित के इस तरह पूछने पर होश में आई और बोली, मुझे बस यहीं उतार दो, मैं आगे टैक्सी से चली जाऊंगी। अरे मगर, आपने मेरी इतनी हेल्प की वही बहुत है। थैंक यू। रोहित के मना करने के बावजूद रितु वहां से उतर गई और उतरकर एक टैक्सी पकड़ ली। रोहित भी ज्यादा जिद न कर सका और गाड़ी को अपने घर की तरफ मोड़ने का आदेश दिया। आरब जब भी इशिका को रोते हुए या उदास देखता था, आज भी उसका मन तड़प उठता था। वह उसे गले से लगाकर सांत्वना देना चाहता था, मगर कुछ बातों को याद कर वह गुस्से से तड़प उठता था और फिर जाने अनजाने खुद ही उसे दुख दे बैठता था। आज भी इशिका उसी की वजह से दुखी थी और आरब बार में बैठकर शराब में अपने गुस्से को कम करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहां आनंद पहुंचा। क्या बात है, आजकल रोज यही नजर आ रहा है? इशिका ने तुझे तेरे ही घर से निकाल दिया या फिर तुझे अपने ही बेडरूम में जाने पर पाबंदी है? अनंत आरब की चुटकी लेते हुए बोला। उसकी अपनी मजाल कभी हो ही नहीं सकती कि वह मुझे मेरे ही घर में या बेडरूम में जाने से रोक सके। आरब ने तहस में आकर कहा। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है? जा अपने घर, अपने बेडरूम में। आरब ने उसे घूर कर देखा। ओहो, अब मैं समझा कि तुम घर क्यों नहीं जाना चाहते हो। अनंत अपने सर को दो उंगलियों से रब करता हुआ बोला। अब घर जाकर ही क्या करोगे तुम? घर जाओगे तो अपने बेडरूम में जाना ही पड़ेगा और फिर अपनी नई नई बीवी के होते हुए भी सोफे पर सोना। आगे की बात अनंत ने अपने होठों में दबा दी। मैंने तुझसे कभी पूछा कि तू अपने बेडरूम में क्या करता है? आरब गुस्से से बोला। मुझसे क्या पूछना? अनंत लापरवाही से बोला। अरे, मैं तो बेडरूम में जाकर वही करता हूँ जो सभी पति पत्नी करते हैं। अब तुम्हारी तरह मैं अपनी बीवी से लड़कर तो नहीं बैठा हूँ, या फिर मेरी बीवी मुझ पर हुक्म थोड़ी ना चलाती है। और तुम्हें लग रहा होगा कि मेरी बीवी मुझ पर हुक्म चलाती है। आरब उसे घूर कर देखते हुए बोला। इस तरह देखने से तुम्हारी सच्चाई बदल नहीं जाएगी। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसी का तुझे अपने आसपास भी नहीं फटकने दे रही होगी। इतना कहकर अनंत हंस दिया। भाई, मेरा घर है, मेरा बेडरूम है, उसका नहीं जो मुझ पर हुक्म चलाएगी। ठीक कहते हो तुम। वह तुम पर अपना हुक्म नहीं चला सकती और ना ही कभी अपना हक जता सकती है। ना वह अपनी खुशी से तुम्हारे करीब आ सकती, ना ही तुम्हें खुद के करीब आने देगी। और ऐसा क्यों? तुम्हारा यह रवैया जो हमेशा उसे सिर्फ दुख पहुंचा रहा है। डोंट क्रॉस योर लिमिट अनंत। आरब जोर से गुर्राया। यस, आई डोंट क्रॉस माई लिमिट। अनंत भी गुस्से से बोला। लिमिट क्रॉस तो सिर्फ
तुम कर सकते हो। तुम बताओगे कि इशिका के साथ तुम्हारा व्यवहार किस लिमिट के दायरे में आता है। यह हम दोनों के बीच की बात है और बीच में ही रहे तो बेहतर है। अनंत ने आरव को समझाने की कोशिश की। तुमने ऐसा क्यों किया, या तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और इशिका के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। आरव गुस्से से देखने लगा। इस तरह गुस्सा होने से कोई फायदा नहीं। इससे यह सच नहीं बदल जाएगा कि इशिका अब तुम्हारी पत्नी है। सारी उम्र तुम दोनों को एक साथ रहना है। क्या सारी जिंदगी ऐसे ही लड़ते रहोगे तुम दोनों? अपने बीच में सब कुछ सही करने की कोशिश करो। यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? जब उसे मुझ पर विश्वास ही नहीं है तो? आरव आज सुबह की बात याद करते हुए बोला। रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है, और जब वही विश्वास अंदर से खोखला हो तो उसकी उम्र कितनी होगी। बेहतर होगा कि ये रिश्ता कभी जुड़े ही ना। मैं जानता हूँ कि उस समय तुम पर उसने विश्वास न करके गलत किया था, तो क्या एक गलती की सजा उससे पूरी जिंदगी देते रहोगे? सजा तो मैं भुगत रहा हूँ, पहले भी भुगत रहा था और अब भी। इतना कहकर उसने अपने हाथ में पकड़े गिलास की ओर देखा और उसे एक ही घूंट में अपने हलक से नीचे उतार लिया। बस कर, अब और कितनी पिएगा? जब तक होश ना खो दूं तब तक। और होश खोने से क्या होगा? उन यादों से पीछा छूटेगा जो दिन रात मुझे सताती हैं। बस कर यार, खुद को और कितनी सजा देगा? चल घर चलते हैं। इतना कहकर अनंत आरव को जबरदस्ती उठाने लगा। रितु जब अपने घर पहुंची तो उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। बार बार उसके मन में ख्याल आ रहा था कि कहीं डेविड उसे ढूंढता हुआ उसके घर ना पहुंच जाए। इसीलिए वह अपने घर जाने से पहले कंफर्म कर लेना चाहती थी कि डेविड घर में आया है या नहीं। वह अपने घर के पीछे खुलने वाली खिड़की से अंदर आई। इस तरह आते हुए उसे अपने पुराने दिनों की याद आई, जब वह मस्ती में अपने मम्मी पापा की डांट से बचने के लिए आ जाती थी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू और होठों पर मुस्कान दोनों आ गए। वह उन्हें संभाल कर आगे बढ़ी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक तो वह डेविड को देखना चाहती थी कि वह है या नहीं घर में, और दूसरा अपने भैया भाभी को सरप्राइज देना चाहती थी। मगर जैसे ही वह हॉल की तरफ बढ़ी, उसके कानों में डेविड की आवाज़ आई। फौरन वह सकते में आ गई कि डेविड यहाँ तक पहुँच चुका है। वह बुत बनकर वहीं खड़ी रह गई और डेविड के जाने का इंतजार करने लगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे वह लड़की हर हाल में चाहिए, डेविड बोला। मत भूलो कि तुम दोनों ने उस लड़की के बदले में पूरे 10 लाख रुपए लिए हैं, डेविड उसके भाई और भाभी पर गुस्सा करते हुए बोला। अब लड़की मुझे वापस चाहिए, इसलिए अगर वह लौट कर यहाँ आती है तो सबसे पहले तुम मुझे फ़ोन करोगे। यह भी कोई कहने की बात है डेविड साहब, उसका भाई जिग्नेश तुरंत बोला। अगर रितु यहाँ वापस आती है तो मैं उसे फौरन आपके हवाले कर दूंगा। उसमें जरा सी भी अकल नहीं है कि उसे सैम साहब से ज़्यादा अच्छा लाइफ पार्टनर और कहीं नहीं मिल सकता। अरे वह तो बेवकूफ़ है जो वहाँ से भाग गई, वरना वहाँ रहकर वह महारानी बनकर राज करती। राज? उसकी भाभी ने आगे का जुमला जोड़ दिया। यह सब सुनकर रितु के पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। तो क्या उसके भैया भाभी ने उसका सौदा कर दिया था? ये सोच ने ही उसके सीने पर ऐसा वज्रपात किया कि आगे उन दोनों के बीच क्या बात हो रही है उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। वह अपने बोझिल कदमों से वापस लौटी और वैसे ही खिड़की के रास्ते चली गई। वह अनजान सड़कों पर चलती जा रही थी। उसे कुछ भी होश नहीं था, बस आंखों से आंसुओं की बरसात हो रही थी। जब किसी का दिल टूटता है तो भी वह संभल जाता है, मगर विश्वास एक ऐसी चीज है कि टूटने के बाद इंसान खुद को संभाल नहीं पाता है। रितु को भी अपने भाई भाभी पर पूरा विश्वास था, और जब वही विश्वास टूटा तो वह बिखर सी गई। इंग्लैंड से यहाँ तक भागकर वापस उनके भरोसे ही आई थी, और अब उनका घिनौना रूप देखने के बाद क्या वह इतनी बड़ी बोझ थी कि माँ बाप के मरने के बाद उन्होंने उसे बेच दिया। किसी भी औरत के जीवन में यह सबसे बड़े दुख की बात होती है कि लोग उसका सौदा करें। यह उसके आत्मसम्मान को कभी भी गवारा नहीं होता है। अगर कोई गैर करे तो भी वह इस बात को बर्दाश्त कर लेती है, मगर यहाँ तो खुद उसकी माँ का जाया ही उसका सौदा कर चुका है। जिन हाथों पर वह राखी बांधकर अपनी रक्षा का वचन लेती थी, उन्हीं हाथों ने उसे किसी और के हवाले कर दिया, वह भी कागज के चंद टुकड़ों के लिए। उसके भैया भाभी की बातें उसके जहन में इस तरह चल रही थीं कि उसे अपने आसपास का कुछ भी ख्याल नहीं रहा।
उसे यह तक नहीं पता चला कि वह इस समय सड़क पर है और गाड़ियां आ जा रही हैं। उसकी इसी बेख्याली में एक गाड़ी से उसकी टक्कर हो गई और जब तक वह संभल पाती वह अपना होश खो चुकी थी। रात के 1:30 बज रहे थे जब आरब अपने घर लौट रहा था। घर के सभी लोग सो चुके थे। आरब चुपचाप अपने बेडरूम में पहुंचा तो वहां देखा कि इसिका सुबह के कपड़ों में ही सो रही है। जैसे आरब उसे रोता हुआ छोड़कर गया था, लगता है रोते रोते सो गई, क्योंकि गालों पर अभी भी आंसुओं के निशान थे। आरब खुद को न रोक सका उसके करीब बैठने से। वह उसके करीब बैठा और उसके आंसुओं को पोंछने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, मगर फिर रोक लिया। जानता हूँ तुम्हें बहुत तकलीफ दे रहा हूँ, पर तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ ना हो, इसलिए थोड़ी सी तकलीफ सही है तुम्हारे लिए। यह बात तुम समझती क्यों नहीं कि तुम मेरी जिद नहीं, मेरी जिंदगी हो। तुम्हारे बिना मैं खुद को अधूरा समझता हूँ। मैं तुम्हें कोई भी तकलीफ नहीं पहुँचाना चाहता इसू। अरे मेरा बस चले तो मैं तकलीफ को तुम तक पहुँचने ही ना दूँ। मगर हालात ऐसे बन जाते हैं कि ना चाहते हुए भी मैं खुद ही तुम्हारी तकलीफ की वजह बन जाता हूँ। आरब एकटक इशिका को देखते हुए बोला, कैसे हो जाने देता मैं तुम्हें उस दिन रोने की, जबकि मैं अच्छे से जानता हूँ कि वह तुमसे प्यार भी नहीं करता और ना ही तुम उससे प्यार करती हो। तो कैसे रहती तुम उसके साथ खुश? तुम बस एक समझौते के रिश्ते में बंधने जा रही थी, वह भी अपनी जिद के कारण। वह रोनी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देता तुमसे शादी करके। इतना पत्थर दिल नहीं बन पाया मैं कि तुम्हें अपनी आंखों के सामने बर्बाद होते देखता रहूं। जानता हूँ आज मैं तुम्हारी नज़रों में बहुत बुरा बन गया हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था मैं, पर कर गया अपने दिल के हाथों मजबूर होकर। तुम्हें तुम्हारे हालातों पर नहीं छोड़ पाया मैं। हो सके तो इसके लिए मुझे माफ कर देना यसु। फिर आरब ने हल्के होंठों से सोई हुई इशिका के माथे को चूम लिया और उसके चेहरे को निहारने लगा। आरब ने जब इशिका को इस तरह देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तुम्हारे गोरे बदन पर यह नीला कलर इतना जचता है कि इन्हें देखने वाला खुद अपने होश गंवा दे। आरब खुद से बातें करने लगा। तुम्हें याद है ईसु, तुम जब पहली बार आन्या के बर्थडे पर हमारे घर आई थी तो तुमने इसी तरह का एक नीला गाउन पहना था। तुम्हें उस ड्रेस में देखने के बाद मैं अपने होश खो बैठा था। उस पूरी पार्टी में बस मुझे तुम ही नजर आ रही थी और उस दिन सबने जान लिया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्योंकि मेरी भावनाएं मैं उस दिन चाह कर भी मैं नहीं छिपा पाया था। मेरी नज़र तुम पर से हट ही नहीं रही थी और तुम बेफिक्र बनी घूमती रही। मेरी भावनाएं तुम्हारे लिए शायद कभी कोई मायने ही नहीं रखती थी। तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। कितने मुश्किल से तो मैंने तुम्हें यकीन दिलाया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, और फिर तुमने भी मेरा प्यार एक्सेप्ट कर लिया था। मगर एक गलत फहमी ने हमारे बीच कभी ना भरने वाली खाई को जन्म दे दिया। आरब भावुक हो जाता है, फिर वह इशिका के हाथों को पकड़ लेता है। ईसु आई लव यू। आरब नशे में होने के कारण उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या क्या बोले जा रहा है, और फिर उसने एक बार फिर इशिका के माथे को चूमा और वहीं पर लेट गया। वह इशिका को देखते हुए ना जाने कब नींद के आगोश में चला गया। जैसे ही खर्राटों की आवाज़ गूंजने लगी और इशिका को यकीन हो गया कि अब आरब सो गया है, तो उसने अपनी आंखें खोल दी। वह आरब की सारी बातों को चुपचाप सुन रही थी। उसे इस वक्त सोया हुआ अरब किसी मासूम बच्चे के जैसे लग रहा था। इसी का नफरत करना चाहती थी अरब से, मगर वह चाह कर भी कभी नफरत नहीं कर पाई थी। एक कसमकस थी उसकी लाइफ में कि शायद अरब ने यह सब उससे बदला लेने के लिए किया हो। मगर आज नशे में उसका यह कन्फेक्शन कि वह उसे रोने से बचाने के लिए शादी किया, तो इशिका की आंखों से खुशी के आंसू गिर पड़े। उसने देखा कि आरब ने अभी भी उसका हाथ पकड़ा हुआ है, तो इशिका ने उसे छुड़ाने की कोशिश नहीं की और वह उसके हाथ को और मजबूती से पकड़कर चुपचाप सो गई। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ होठों पर मुस्कान भी थी। रोहित की गाड़ी जब घर पहुंची तो सामने गार्ड उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह खुशी से बोला, रोहित सर, मैं भी सबको खबर करता हूँ। पर रोहित ने उसे मना किया और खुद ही अंदर की तरफ भागा। सुबह का समय था जब सभी घर पर ही थे और ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रहे थे। हेलो एवरीवन, आई एम बैक। जोर से रोहित ने कहा तो सबकी नजरें उस पर टिक गईं। सबके चेहरे पर आश्चर्य और खुशी थी। मृणाल ने देखा तो उसकी तरफ भागी और जाकर उससे लिपट गई। तूने अपने आने की खबर क्यों नहीं दी? मैं आप सभी को सरप्राइज देना चाहता था, रोहित बोला।
मगर आप तो आंसू बहाकर मेरे सरप्राइज की लुटिया डुबोने पर पड़ गई हैं। उसके कहते मृणाल ने उसे एक चपत लगाया। बदतमीज कहीं का, कभी सुधर नहीं सकता क्या? अगर आपने मुझे वहां सुधरने के लिए भेजा होता तो सुधर कर आता मैं वहां से, रोहित मुस्कुराकर बोला। मगर वहां तो कोई डराने वाला भी नहीं था, तो थोड़ा और बिगड़ गया। फिर वह आगे बढ़ एक एक कर सभी बड़ों के पैर छूता है, सभी उसे आशीर्वाद देने के साथ गले से लगाते हैं। अनंत और आदर्श भी उसे गले से लगाते हैं। हाय भाभी, वह अनन्या को देख उसके भी गले से लग जाता है। देवर जी, हम भी यहाँ पर हैं। तभी नीलम भाभी बोली तो वह उनके भी गले लग जाता है। भाभी, आपको भला कैसे मैं भूल सकता हूँ। तभी 8 साल की अनन्या और चिंटू उसके पास दौड़ते हुए आते हैं। चाचू। चिंटू अब 11 वर्ष का हो चुका था। माई लिटिल चैम्प, रोहित दोनों को अपनी गोद में उठाता हुआ बोला। कैसे हैं मेरे दोनों बहादुर सोल्जर? बिल्कुल फिट एंड फाइन, आन्या बोली। मगर खुश तब होंगे जब हम अपने गिफ्ट देखेंगे। चिंटू ने संशोधन किया। बच्चों, गिफ्ट बाद में देखना, अभी नाश्ता करो। बड़े पापा के इतना कहते ही रोहित बोला। यस माई लिटिल जेम्स, पहले ब्रेकफास्ट उसके बाद गिफ्ट। इतना काम कर रोहित दोनों को लेकर टेबल पर पहुंचा और ब्रेकफास्ट करना स्टार्ट किया। यहाँ रितु को जिस गाड़ी ने टक्कर मारी थी वह आदित्य की गाड़ी थी। जब तक वह गाड़ी से उतरकर नीचे आया तब तक वहां लोगों की अच्छी खासी भीड़ जमा हो चुकी थी। सब उस पर इल्जाम लगाने लगे कि देखकर गाड़ी नहीं चला सकते थे। तो वह बोला, इस वक्त मुझ पर इल्जाम लगाने से बेहतर होगा कि आप सभी इस लड़की को हॉस्पिटल ले चलने में मेरी मदद कीजिए, क्योंकि अगर ये वक्त पर हॉस्पिटल नहीं पहुंची तो इसके साथ कुछ भी हो सकता है। लोगों ने यहाँ आदित्य की बात का समर्थन किया और रितु को आदित्य की गाड़ी में बैठा दिया। आदित्य उसे लेकर वहां से हॉस्पिटल चला गया। इधर जब इशिका की आंख खुली तो उसने देखा कि वह आरब की बाहों में है। उसे रात की बात याद आने लगी जो आरब ने नशे में कही थी। यह सोचकर ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई कि आरब उससे आज भी प्यार करता है। तभी आरब कुनमुनाने लगा। इशिका ने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही देर में आरब ने अपनी आंखें खोली तो वह खुद को इशिका के इतने करीब पाकर हैरान रह गया। ओ गॉड, कहीं मैंने कल नशे में। आरब अपना सर पकड़ते हुए बोला। एक तो ऐसे ही मेरी अच्छी इमेज नहीं है इसकी नज़रों में, अब पता नहीं क्या समझेगी मुझे। ये सोचकर वह आहिस्ता से दूर होने की कोशिश करने लगा तो उसने देखा कि इशिका उसकी बाहों में सोई है। वह चाहकर भी अपना हाथ उसके सर के नीचे से नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि इससे इशिका की नींद खुल जाती है और वह उसे गलत समझ बैठती। इसलिए वह उसके उठने का इंतजार करने लगा और एकटक इशिका को देखने लगा। सोई हुई इशिका बहुत खूबसूरत लग रही थी। थोड़े से बाल जो उसके चेहरे पर अपने स्वामित्व जमाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे बादलों में चांद झांक रहा हो। आरब ने अपने हाथ आगे बढ़ाए इशिका के चेहरे से बालों को हटाने के लिए। यह सब इशिका आंखों की झिरी बनाए चुपचाप देख रही थी। जैसे जैसे अरब के हाथ उसकी तरफ बढ़ रहे थे उसके दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी, मगर फिर भी वह दम साधे हुए लेटी हुई थी। अरब के हाथ इशिका के चेहरे तक पहुंचकर रुक गए। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बांधी और फिर वापस खींच लिया। उसके बाद उसने अपने हाथ को एक झटके से इशिका के हाथ के नीचे से अपने हाथ हटाए और उठ गया। ऐसा करने से इशिका को झटका लगा तो वह भी आंख खोलकर आश्चर्य से अरब को देखने लगी। अरब को समझ में नहीं आया कि वह क्या कहे, तो गुस्से में उसने कहा, आइंदा मुझसे दूर रहना। यह सुनकर इशिका की आंखें फैल गईं और बोली, अरब, मैं नहीं, आप मेरे पास आए थे, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगाना बंद कीजिए। मैं तो शायद नशे में था, मगर तुम तो उस समय होश में थी। फिर तुम क्यों मेरे इतने करीब चली आई? आरब ने गुस्से से उसे घूरा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। इशिका मुस्कुरा दी। आरब, अगर आप सचमुच में मुझसे आज भी प्यार करते हैं तो इस तरह शादी करने की जरूर कोई ना कोई वजह होगी। इशिका मन ही मन बोली। आज बहुत दिनों के बाद उसे कुछ अच्छा लग रहा था, आरब का गुस्सा भी। आदित्य रितिका को हॉस्पिटल लेकर आया तो डॉक्टर ने चेकअप करके कहा कि शायद डर के मारे बेहोश हो गई, क्योंकि उसे बस मामूली सी खरोंच लगे हैं। डॉक्टर ने उसे इंजेक्शन दिया तो वह होश में आ गई। उसके बाद उसकी ड्रेसिंग करके उसे डिस्चार्ज कर दिया गया। आदित्य ने बिल पे किया और फिर रितु से बोला, सॉरी, वो मेरी गलती की वजह से आपको चोट लग गई।
कोई बात नहीं, रितु हल्का सा मुस्कुराकर बोली। सारी गलती सिर्फ आपकी नहीं, मेरी भी थी। मैं ही अपने ख्यालों में इतना गुम थी कि आपकी गाड़ी को देख ही नहीं सकी। आई एम सॉरी। आदित्य आदित्य ने कहा, मेरा नाम आदित्य है। रितु रितु ने भी अपना नाम बताया। चलिए मैं आपको खुद छोड़ देता हूँ घर पर। आदित्य की बातें सुनकर रितु को याद आया कि वह तो घर जा ही नहीं सकती, इसलिए उसने आदित्य से कहा, जी नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। देखो तुम्हारी तबीयत अभी बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। प्लीज, आपने जितनी मेहरबानी की है मुझ पर काफ़ी है। अब मुझे आगे कोई मदद नहीं चाहिए। रितु बोली और चलने लगी। तभी आदित्य उसके आगे आकर बोला, अब तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुम्हें घर छोड़ने के लिए ही तो बोल रहा हूँ, कौन से तुम्हें कहीं जबरदस्ती ले जा रहा हूँ। मुझे प्रॉब्लम ही यही है कि मैं अपने घर नहीं जा सकती। रितु गुस्से और बेबसी से बोली। उसकी बातें सुनकर आदित्य आश्चर्य से बोला, मगर क्यों? तुम घर क्यों नहीं जा सकती? प्लीज, आप मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। अब रितु इरिटेट होकर बोली। तो आदित्य ने पूछा, घर नहीं जा सकती हो तो कहीं और रहने का ठिकाना है जहाँ मैं तुम्हें छोड़ सकूं? रितु ने अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और बोला, चलो मेरे साथ। मगर कहाँ? रितु आश्चर्य से उसे देख रही थी। मैंने कहा ना कि चुपचाप चलो मेरे साथ। इतना कहकर आदित्य ने उसे गाड़ी में बिठाया और अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी। यहाँ इशिका सुबह सुबह ही तैयार होकर नीचे आई और किचन में चली गई। सुबह सुबह जब कांता जी ने इशिका को किचन में देखा, उसे मुस्कुराते हुए, तो उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। बेटा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कांता जी ने पूछा। तो इशिका मुस्कुरा दी और बोली, हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माँ, आज मैं नाश्ता बना दूँ? नहीं बेटा, रोशनी नाश्ता बना देगी, तुम आराम करो। नहीं माँ, इतने दिन से आराम ही तो कर रही हूँ। या माँ, आप भी अरब की तरह मुझसे नफरत करती हैं और इस काबिल ही नहीं समझती कि मैं किचन में आ भी सकती हूँ? इशिका ने भावुक होकर कहा। तो कांता जी ने उसके सर पर हाथ रखकर कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, मैंने तुम्हें और आरब में कभी कोई फर्क नहीं समझा। तो फिर आज मुझे नाश्ता बनाने दीजिए ना माँ, क्योंकि मेरी पहली रसोई की रस्म भी अभी अधूरी है। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कांता देवी मुस्कुराते बोली। अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो आज का नाश्ता तुम बनाओ, रोशनी तुम्हारी मदद कर देगी। थैंक यू माँ। इतना कहकर इशिका अपनी सास के गले लग गई। कांता देवी वहां से चली गई तो इशिका मुस्कुराते हुए नाश्ता बनाने लगी। मम्मी, जल्दी से मेरा नाश्ता लगाओ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। आरव टेबल पर आकर बैठते हुए बोला। तो रोशनी के साथ इशिका नाश्ते की टेबल को सजाने लगी। आरव उसे आश्चर्य से देखने लगा, क्योंकि और दिनों के मुकाबले इशिका के चेहरे पर आज मुस्कुराहट थी। इसे क्या हुआ? आरब मन ही मन बोला, ये इतना मुस्कुरा क्यों रही है और अब नाश्ता भी लगा रही है। तभी आरब की मम्मी पापा भी वहां आए और टेबल पर बैठ गए। तो कांता देवी बोली, आज इशिका ने सारा नाश्ता बनाया है आरब, टेस्ट करके बता कैसा लग रहा है। और इसने किस खुशी में बनाया? उसने टोन कसते हुए कहा। तो इशिका का चेहरा उतर गया। तो उसकी मम्मी ने कहा, बहू की पहली रसोई है आज, अब ये नखरे मत दिखा और चुपचाप खा। मम्मी, नखरे तो आप लोग कर रही हैं। आरब बोला, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि यह शादी कैसी है, फिर ऐसी रस्मों की क्या जरूरत है? अगर रस्में नहीं करनी थी फिर मुंह दिखाई की रस्म क्यों की? इशिका तुरंत बोली। मेरी मर्जी। आरब इशिका की तरफ घूर कर बोला। तो इसमें मेरी मर्जी थी, अंडरस्टैंड? इशिका भी एटीट्यूड से बोली और किचन में चली गई। आरब उसे आश्चर्य से घूरने लगा। यह देखकर उसकी मम्मी कांता देवी मुस्कुराने लगी और बोली, सुबह से ही बदली बदली नजर आ रही है, रात में तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है क्या? यह सुनकर आरब को एक ठसका लगा और वह खांसने लगा। तो उसके पापा ने उसे पानी का गिलास पकड़ाते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम दोनों के बीच सुलह हो गई। पति पत्नी का रिश्ता लोगों के सामने तमाशा बनते हुए अच्छा नहीं लगता। आरब की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे रात की बात याद आ रही थी कि वह नशे में ही इशिका के पास हो गया था। तभी कांता देवी बोली, ये तुम दोनों ने बहुत समझदारी वाला काम किया है। मेरा नाश्ता हो गया मम्मी, मैं जा रहा हूँ। तभी इशिका अंदर से खीर लेकर आई। ये खीर खाकर जाइए। आरब इशिका को इस तरह मुस्कुराते हुए देखा आरब ने, तो वह एक पल फिर ठिठक गया और फिर अपने कमरे की ओर चल दिया। सीढ़ियों पर पहुंचकर वह रुका और बोला, इशिका, मीठी खीर कमरे में लेकर आओ।
इशिका ने आरब के मम्मी पापा को खीर दिया और फिर एक कटोरी में खीर लेकर ऊपर अपने कमरे में चली गई। आदित्य ने कार एक फ्लैट के सामने रोकी। ये कहाँ ले आए आप मुझे? रितु बोली। ये मेरा घर है, आदित्य ने कहा और फिर उसका हाथ पकड़कर बोला, आओ चलो अंदर चलते हैं। यह सुनकर रितु आश्चर्यचकित रह गई कि आदित्य उसे अपने घर ले आया है। मगर मैं यहाँ कैसे? अंदर आकर रितु बोली। तो आदित्य बोला, आखिर कहीं तो तुम्हें रहने के लिए जगह चाहिए ना। जब तक तुम्हारा खुद का कहीं इंतजाम नहीं हो जाता, तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। मगर रितु भावुक हो चली थी। इस तरह आप मुझ पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? मुझे तो जानते भी नहीं। अगर नहीं जानता हूँ तो अब जान जाऊंगा। तुम यहाँ जब तक चाहो आराम से रह सकती हो, मेरी बहन बनकर। आदित्य ने कहा तो रितु की आंखें बरबस ही बरस पड़ी। तुम्हें यहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी। अच्छा ऐसा करो, आदित्य रितु को एक कमरे में ले जाते बोला, तुम इस कमरे में आराम करो और फ्रिज में कुछ पड़ा होगा तो लेकर खा लेना। मैं अभी ऑफिस जाता हूँ, पहले ही काफी लेट हो चुका हूँ। रितु ने हाँ में सिर हिला दिया तो आदित्य बाहर निकल गया और उसे दरवाजा बंद करने के लिए कह दिया। इसी का जैसे ही कमरे में पहुंचकर खीर को टेबल पर रखा, आरब ने उसकी कलाई पकड़कर खुद के करीब कर लिया। इशिका को इस तरह की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी आरब से, इसलिए वह खुद को संभाल नहीं सकी और जाकर आरब से टकरा गई। इस वक्त उसके दोनों हाथ आरब के सीने पर थे, जबकि आरब का एक हाथ इशिका की कलाई पकड़े हुए था और दूसरा हाथ इशिका के कंधे पर था। दोनों की नजरें मिली तो कुछ पल को एक दूसरे में खो गए। दोनों के चेहरे के बीच मात्र कुछ इंच की ही दूरी थी। इशिका की करीबी और उसकी खुशबू आरब को मदहोश कर रही थी। कुछ पल तो वह एक दूसरे में खोए हुए थे, मगर फिर आरब ने खुद को संभाला और बोला, क्या नाटक लगा रखा है ये सब? कैसा नाटक? इशिका आश्चर्य से बोली। यही, तुम सुबह से इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? आरब को कुछ और समझ में नहीं आया तो उसने यही बोल दिया। उसकी बातें सुनकर इशिका खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तो क्या अब मैं तुमसे पूछकर मुस्कुराऊं? उसके जवाब पर आरब खींच गया। सच सच बताओ, तुम्हारे मन में चल क्या रहा है? उसके इतना कहते ही इशिका ने अपनी दोनों बाहों को आरब के गले में डाला और बोली, तुमसे प्यार करने का दिल कर रहा है। उसके ऐसा बोलते ही आरब उसे एक झटके से छोड़ दिया और खुद से दूर धकेल दिया। क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास क्यों करूंगी, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। आरब इशिका की बातों से और भी उलझन में आ गया। इशिका की माँ को फिर से पकड़ा और बोला कि अचानक से तुम्हें मुझ पर प्यार क्यों उमड़ रहा है? सच सच बताओ, रात में क्या हुआ था हमारे बीच? वह इशिका की आंखों में देखते हुए बोला तो इशिका फिर उसकी आंखों में प्यार से देखने लगी और बोली, हुआ तो था मगर वैसा कुछ नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। आरब, तो फिर क्या हुआ था? ये तो मुझसे बेहतर आप जानते हैं। इशिका मुस्कुराते हुए आरब से मुंह फेर कर बोली, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो फिर जाने दीजिए, रात गई बात गई। तुम सीधी तरह से बताती हो या? आरब ने फिर से उसकी बांह पकड़ी और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़कर खुद के करीब करते हुए बोला, या? इशिका भी उसकी आंखों में देखते हुए बोली, या फिर मैं वह करूं जो शायद रात में नहीं हुआ था? आरब गुस्से से इशिका की आंखों में देखते हुए बोला। तो वहीं इशिका प्यार से अपनी बाहें आरब के गले में डालते हुए बोली, मुझे कोई एतराज नहीं है। इतना सुनना था कि आरब ने उसे जोर से धक्का दे दिया और इशिका पेट के बल जाकर बेड पर गिरती है। आरब दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। ये देखकर इशिका जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी। ये तो अच्छा है मिस्टर आरब, अब तक मैं डर रही थी और आप डरा रहे थे, मगर अब से थोड़ा उल्टा होगा। अब मैं करीब आऊंगी और आप दूर भागेंगे। इसी बहाने आपको फिर से जानने का मौका मिलेगा। इतना कहकर इशिका मुस्कुरा दी। आरब जब अपने घर से निकला तो वह गुस्से में था। उसे इशिका पर कम और अपने आप पर ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वह स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए खुद से ही गुस्सा होकर बोला, मुझे जरूरत क्या थी इतना पीने की? पता नहीं रात को क्या हुआ। इसी तरह वह खुद से बड़बड़ाते हुए ट्रैफिक खत्म होने का इंतजार कर रहा था। अभी रोड की दूसरी साइड में कार में बैठे रोनित की नजर आरब पर पड़ी। वह भी ट्रैफिक जाम होने की वजह से वहां फंसा हुआ था। रोनित ने जब आरब को देखा तो उसका गुस्सा अपने चरम पर आ गया। वह उसे घूरने लगा कि तभी ग्रीन सिग्नल हो गया। आरब अपनी गाड़ी को वहां से आगे बढ़ा दिया। रोनित भी उसके पीछे लग गया। आज आरब अपने विचारों में इतना गुम था कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि इस वक्त रोनित उसका पीछा कर रहा है।
रोनित उसे ओवरटेक करके उसकी गाड़ी को टक्कर मारना चाहता था, मगर तभी उसकी नज़र आरव पर पड़ी, जो अपने ही विचारों में गुम था। उसने एक बार भी रोनित की तरफ नहीं देखा। उसे इस तरह खुद में खोया देखकर रोनित भी एक पल को सोचने लगा, इसे क्या हुआ। तभी सामने से आता हुआ ट्रक दिखा। ट्रक की स्पीड तेज थी, अगर उसे साइड नहीं मिली तो एक्सीडेंट पक्का है। और यह सोचकर ही रोनित के शैतानी दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। वह अपनी गाड़ी को बिल्कुल आरब के बराबर में चलाने लगा, ताकि ट्रक को कहीं और से निकलने का रास्ता ही ना मिल सके। ट्रक वाला बेचारा तेज गति होने के कारण तुरंत ब्रेक भी नहीं मार पाया, जबकि वह हॉर्न पर हॉर्न बजा रहा था। मगर रोनित को न हटना था न हटा। और जब वह ट्रक बिल्कुल आरब की गाड़ी के करीब आ गया तो उसने फौरन अपनी गाड़ी को आगे बढ़ा दी। मगर जब तक आरब इस बात पर ध्यान देता, एक जोरदार टक्कर हो चुकी थी। आरब ने जब ट्रक को देखा तो वह खुद और ट्रक वाले दोनों ने ही रोकने की कोशिश की थी, मगर रुकते रुकते भी एक्सीडेंट से खुद को ना बचा पाया। जैसे ही मोहनदास ने यह सुना कि आरब का एक्सीडेंट हो गया है, वह तुरंत हॉस्पिटल की तरफ भागे। उनके पीछे उनकी पत्नी कांता देवी, और ये सुनकर ऋषिका भी उनके साथ चल दी। जैसे ही वे लोग रूम के बाहर पहुंचे, आरब बिस्तर पर बेहोशी की हालत में मिला। शरीर पर ज्यादा जख्म नहीं थे, पर माथे पर पट्टियां बंधी हुई थीं और एक पैर में प्लास्टर चढ़ा हुआ था। अपने बेटे को इस हालत में देखकर मोहनदास का कलेजा मुंह को आ गया, जबकि कांता देवी रोने लगी थी। ऋषिका की आंखों में भी आंसू थे, फिर भी वह उन्हें संभाल रही थी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह रूम के अंदर जाए। तभी रूम से डॉक्टर बाहर निकले। मोहनदास ने तुरंत डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर आरब, मेरा बेटा कैसा है? आप उसके पिताजी हैं? डॉक्टर ने पूछा। हाँ, मोहनदास ने जवाब दिया। खतरे की तो कोई बात नहीं है डॉक्टर। जी नहीं, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हाँ, सिर में थोड़ी चोट ज़्यादा लगी है, मगर घबराने की कोई बात नहीं है। कुछ दिनों के रेस्ट में वह फिर से पहले जैसे हो जाएंगे। एक पैर की हड्डी टूट गई है, उसमें भी कुछ वक्त लगेगा, मगर खुराना साहब जल्दी ही मूव ऑन कर लेंगे। ये तो कहिए कि लोगों ने सही समय पर इन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया, जिसके कारण उनकी जान बच गई। क्या हम अपने बेटे से मिल सकते हैं? मोहनदास ने पूछा। तो डॉक्टर ने अपना सिर हाँ में हिलाकर उन्हें अनुमति दे दी। मोहनदास और कांता देवी दोनों एक तरह से दौड़कर अंदर पहुंचे, मगर इसी का बाहर ही खड़ी रही। अरब के लिए वह भी परेशान थी, मगर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अभी वह अपनी सोचों में ही गुम, यूं ही उदास बैठी थी कि तभी उधर से अनंत और अनन्या दौड़ते हुए आए। दोनों बदहवास से दौड़कर सीधे रूम में चले गए। किसी की भी नज़र इशिका की तरफ नहीं पड़ी, जबकि इशिका ने दोनों को देखा था, मगर फिर भी वह खामोश रही। ये क्या हो गया अंकल? आरब का एक्सीडेंट कैसे हो गया? अनंत आरब को देखता हुआ बेचैनी से बोला। किसने किया है ये सब? आप मुझे बताइए, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं बेटा, मोहनदास बोले। ये तो खुद कुछ नहीं पता। आदित्य का फोन आया कि आरब हॉस्पिटल में है, तो हम लोग यहाँ आए। तभी वहाँ एक इंस्पेक्टर एक हवलदार के साथ आया, और उसने वहाँ खड़े सभी लोगों पर एक नज़र डालते हुए उनसे कहा, वैसे तो ये एक सीधा साधा एक्सीडेंट का केस जान पड़ता है, क्योंकि इन्हें यहाँ लाने वाले के बयान मैंने नोट किए हैं, जिसमें ट्रक ड्राइवर अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया था ये एक्सीडेंट रोकने के लिए, मगर रोक नहीं पाया। इसलिए मैं उसकी गलती तो नहीं मानता। फिर भी एक बार खुराना साहब को होश में आने दीजिए। इनके बयान के बाद ही हम सच्चाई का पता लगा पाएंगे। उसके बाद इंस्पेक्टर वहां से चला गया। सभी खामोश रहते हैं। तभी अनन्या ने धीरे से पूछा, इशिका नहीं आई है? तब पहली बार सभी का ध्यान इशिका की ओर गया, तो कांता देवी बोली, आई तो हमारे साथ ही थी, पता नहीं कहाँ रह गई। मैं देखता हूँ, इतना कहकर अनंत बाहर निकल गया। उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई, मगर इशिका उसे कहीं नजर नहीं आई। तो वह उसे पूरे हॉस्पिटल में ढूंढने जाता है। तभी उसकी नज़र हॉस्पिटल में ही बने छोटे से मंदिर की तरफ पड़ी, जहाँ इशिका चुपचाप बैठी थी। वह उसके पास गया और उसने देखा कि इशिका की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अनंत ने इशिका के कंधे पर हाथ रखा, तो बस वह चुपचाप अनंत की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में भरे आंसू और चेहरे पर वेदना देखकर एक बार अनंत के सीने में भी हुक सी उठी, और वह इशिका का हाथ अपने हाथों में लेकर बोला, आरब अब खतरे से बाहर है, कुछ नहीं हुआ है उसे। आरब ने बहुत काम कर लिया था,
इधर कई सालों से आराम कर ही नहीं रहा था, तो भगवान ने उसे रेस्ट करने के लिए बस कुछ दिनों का समय दिया है। इतना कहकर अनंत धीरे से हंस दिया, मगर इशिका ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। इशिका, अगर तुम ही इस तरह हिम्मत हार जाओगी तो अंकल आंटी को कौन संभालेगा? अनंत एक गहरी सांस लेते हुए बोला। और फिर आरव, उसका भी तो ध्यान रखना है। एक बार फिर इशिका की आंखों से आंसू बहने लगे। तुम मुझसे अब भी प्यार करती हो ना? आनंद ने इशिका की तरफ देखकर पूछा। तो पहले तो इशिका उसकी तरफ खामोशी से देखती रही, मगर फिर बोली, बहुत शिद्दत से चाहा मैंने कि मैं उससे नफरत करने लगूं, मगर नहीं कर सकी। और इशिका के लब खामोश हो गए, तो आनंद ने उससे कहा, और क्या? और कल रात आरब नशे में जब घर आया तो उसने मुझे सोया जानकर कहा कि वह भी मुझसे बहुत प्यार करता है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है आनंद, यह हो क्या रहा है मेरे साथ? अगर आरब मुझसे प्यार करता है तो फिर इतनी नफरत करने का दिखावा क्यों कर रहा है? और अगर इतनी नफरत करता है मुझसे तो फिर शादी क्यों की? क्यों मेरी जिंदगी को मझधार में लाकर खड़ा कर दिया है, जहाँ से ना मैं इस पार आ सकती हूँ और ना ही उस पार, बस बीच में अटकी हुई हूँ। नफरत नहीं करता है तुमसे आरब। अनंत ने उसकी हथेली पर अपने दूसरे हाथ से थपकी देते हुए बोला। बहुत प्यार करता है तुमसे आज भी, बस नाराज है वह। तो फिर शादी क्यों की मुझसे, अगर इतना ही नाराज है तो? तुम्हें रोने से बचाने के लिए। तुम तो अपनी बेवकूफ़ी में उससे शादी करने चली थी, बिना ये जाने कि उसके दिल में तुम्हारे लिए है क्या। मतलब क्या है इसका? का आश्चर्य से आनंद को देख रही थी। उसके मनोभाव को समझकर आनंद बोला, रोनी तुमसे शादी करके तुम्हारी जायदाद को पाने का ख्वाब देख रहा था, और उसके बाद वह तुम्हें जान से मारने का प्लान बना रहा था। तुम्हें उससे बचाने के लिए आरब ने तुमसे इस तरह से शादी की। किसी का आनंद की तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वह कोई अजूबा देख रही हो। उसे इस तरह खुद की तरफ देखता पाकर अनंत बोला, झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, उसके मंसूबों को खुद मैंने भी अपने कानों से सुना था। और ये सब ठीक तुम्हारी शादी की एक रात पहले हुआ था। मैंने तो आरब से कहा भी, यह सब जानकर तुम्हें इशिका को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, मगर वह चुप रहा। जब मैंने ज़्यादा जोर दिया तो उसने मुझसे कहा कि अब तुम्हारी ज़िंदगी में क्या होता है क्या नहीं, इससे उसे कोई मतलब नहीं है। मगर शायद फिर खुद को रोक नहीं पाया और इस तरह से उसने शादी कर ली। ये सब सुनकर इशिका के आंसू और तेज हो गए। उसकी हिचकियां बंद हो गईं। बस उसके मुंह से इतना ही निकला, क्या ये सब सच है? 100% सच है, आनंद ने कहा। तो इशिका जब जोर जोर से रोने लगी तो आनंद ने उसे गले लगा लिया और कहा, अभी भी कुछ देर नहीं हुई है। तुम अभी भी आरब को बदल सकती हो, उसके गुस्से उसकी नाराजगी को दूर कर सकती हो। मगर वह मुझसे गुस्सा क्यों है? मैंने क्या किया है? इशिका ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा। तो उसके सवाल पूछने के अंदाज पर आनंद मुस्कुराए बिना न रह सका। यह सवाल तुम आरब से करना, और वह भी इसी मासूमियत के साथ। मुझे यकीन है उसकी नाराजगी बहुत जल्द दूर हो जाएगी। इशिका ने उसकी तरफ देखा। अब चलो भी, आरब अब तक होश में आ चुका होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि उसकी नज़रें बस तुम्हें ही तलाश रही होंगी। इतना कहकर अनंत इशिका का हाथ पकड़े उठ गया। आरब के होश में आते ही उसके मम्मी पापा और अनन्या ने उसे घेर लिया था। कांता देवी उसके सर पर प्यार से हाथ चलाते हुए बोली, ये सब कैसे हो गया बेटा? देखकर गाड़ी चलानी चाहिए थी ना। मम्मी, आरब कुछ कहने ही वाला था कि तभी इंस्पेक्टर साहब एक हवलदार के साथ वहां आ गए। प्लीज़ मिसेस खुराना, इंस्पेक्टर बोला, हमें पहले खुराना साहब का बयान ले लेने दीजिए, उसके बाद आप लोग मिल सकते हैं। इंस्पेक्टर के इतना कहते ही सभी एक साइड हो गए। हाउ फील यू मिस्टर खुराना? इंस्पेक्टर अब आरब के मुखातिब हुआ। पहले से बेटर फील हो रहा है इंस्पेक्टर साहब। आप पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या आप बता सकते हैं कि यह जो आपका एक्सीडेंट हुआ है वह गलती से हुआ है या किसी ने जानबूझकर आप पर हमला किया है? उनकी बातें सुन आरब हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, नहीं इंस्पेक्टर साहब, दरअसल इसमें मेरी ही गलती थी। मैं अपने ख्यालों में इतना खोया था कि सामने से आते हुए ट्रक को भी नहीं देख सका। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। उस ट्रक ड्राइवर ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, और शायद यही वजह है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। सरासर इसमें गलती मेरी ही थी। ओके खुराना साहब, बस इतना ही जानना था। अब आप आराम कीजिए। इतना कहकर इंस्पेक्टर वहां से चला गया। आरब ने बारी बारी वहां मौजूद सभी को देखा। अनन्या पर नजर पड़ते ही वह बोला, आनंद नहीं आया क्या अभी तक? मैं यहीं पर हूँ, उसके इतना कहते ही अनंत दरवाजे पर नजर आया। तुझे आराम करने के लिए कोई और बहाना नहीं मिला?
इतने दिनों से कह रहा हूँ कि कुछ दिनों का ब्रेक ले ले, मगर नहीं, जब सर और पाँव ब्रेक हुए तब जाकर खुद को ब्रेक दिया जा रहा है। इतना कहते हुए अनंत उसके पास गया और डांटते हुए बोला, इस तरह से ब्रेक लेने के लिए तुझे किसने कहा था? मैं ठीक हूँ यार, आरब दर्द में भी मुस्कुराया, मगर उसकी नज़र अभी भी रह रहकर दरवाजे की तरफ उठ रही थी। अनन्या, तुम अंकल आंटी को लेकर घर जाओ, मैं फिलहाल यहाँ हूँ। नहीं बेटा, हम कहीं नहीं जाएंगे, मोहनदास जी बोले तो अनंत तुरंत बोला, अंकल आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आंटी जी के बारे में भी तो सोचिए, सुबह से आप लोग यहीं पर हैं, जाकर थोड़ी देर आराम कीजिए। अभी कांता देवी कुछ बोलती उससे पहले ही आरब बोल पड़ा, हाँ मम्मी, पापा, अब आप लोग जाकर आराम कीजिए। अब तो कुछ दिन मुझे यहीं रहना है, पर आप लोग का आराम करना भी जरूरी है। प्लीज अनन्या, लेकर जाओ इन्हें। अनन्या ने हाँ में सिर हिलाया और फिर दोनों को लेकर वहां से चली गई। अब बता कैसे हुआ ये सब कुछ? किसी ने तुझे जानबूझकर? नहीं अनंत, इस बार ये सब मेरी ही गलती के कारण हुआ। मेरे दिमाग में कुछ चल रहा था तो मैं ध्यान नहीं दे पाया, कहकर आरब ने पुलिस को दिया हुआ बयान वापस दोहरा दिया। वैसे तू इतनी गहराई से सोच किसके बारे में रहा था? अनंत उस पर नजरें गड़ाए बोला तो आरब हड़बड़ा गया। कुछ नहीं। अब फिर आरब ने दरवाजे की तरफ देखा। किसे ढूंढ रहा है? अनंत उसकी चुटकी लेते हुए बोला। दरअसल यहाँ आने से पहले वह को दरवाजे के बाहर ही खड़ा करके आया था और बोला कि सही समय पर वह एंट्री ले। मैं भला किसे ढूंढूंगा? मैं किसी को नहीं ढूंढ रहा। मुझे लगा कि तू इसिका का वेट कर रहा है। मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, आरब मुंह बनाकर बोला। ठीक है, अब जब कोई मतलब नहीं है तो मैंने उसे भी घर वापस भेज दिया है। और वह चुपचाप से चली भी गई? आरब आश्चर्य से बोला। अब इसमें इतना आश्चर्य करने की क्या बात है? तू उससे मिलना ही नहीं चाहता, वह तेरी शक्ल नहीं देखना चाहती है। जब दोनों इतने नफरत करते हो तो फिर यहाँ रुककर भी क्या फायदा? अंकल आंटी के साथ आई थी, मगर अब चली गई। चली गई तो जाने दो, मैं कौन सा उसके लिए मरा जा रहा हूँ? आरब गुस्से से बोला। तू उसे मिस कर रहा है? अनंत उसके पास आकर बोला। नहीं, मैं उसे क्यों मिस करूंगा? आरब के चेहरे पर अभी भी गुस्सा था। तो फिर इतना गुस्सा किस पर दिखा रहा है? किसी पर नहीं। जा, अब तू भी जा, मुझे अकेला छोड़ दो। सभी लोग चले गए हैं, तू भी जाना। ठीक है, मैं भी कैंटीन जाता हूँ, बड़ी जोरों की भूख लगी है, कहता हुआ अनंत वहां से उठ गया और दरवाजे के बाहर निकल गया। उसके जाते ही अरब गुस्से में बड़बड़ाया। ठीक है ना, चली गई, चली जाए। यहाँ मैं मरूं या जीऊं, क्या फर्क पड़ता है उसे? सुबह तो बड़े दावे कर रही थी कि मुझसे प्यार करने लगी है, अब जब मैं बेड पर पड़ा हूँ वो देखने तक नहीं आ सकती है। सब मतलबी होती हैं लड़कियां। आरब गुस्से में अभी बड़बड़ा ही रहा था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। आरब ने पलट कर देखा तो वहां अनंत खड़ा था। क्या हुआ, तुझे तो भूख लगी थी ना? आरब गुस्से से बोला। मेरे भूख से ज्यादा तेरे गुस्से की दवा जरूरी थी, इसलिए तेरे गुस्से की दवा लेकर आया हूँ। उसके इस तरह बोलने पर आरब ने उसे घूर कर देखा तो अनंत मुस्कुराते वहां से हट गया। सामने इसिका खड़ी थी। उसे देखते ही आरब का गुस्सा सचमुच में खत्म हो गया। यह घर नहीं गई थी, यहीं पर थी। तो मैं क्या करूं? आरब फिर से अपने उसी अवतार में आता हुआ बोला। अगर पहले नहीं गई है तो ले जा अब इसे, घर छोड़ दे। इतना कहकर आरब ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया। उसके इस बर्ताव पर इसिका और अनंत दोनों हंस देते हैं। ठीक है इसिका, मैं कैंटीन जा रहा हूँ कुछ खाने के लिए, थोड़ी देर में मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लेता आऊँगा, तब तक तुम यहीं रहो। इसिका ने धीरे से सिर हिलाया। अनंत के जाते ही इसिका आरब के पास आ गई। आरब ने अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा दिया। यह देखकर इसिका मुस्कुराई और चुपचाप बैठ गई। काफी देर तक दोनों के बीच में चुप्पी छाई रही और जब ये चुप्पी आरब से बर्दाश्त नहीं हुई तो वह बोला, यहाँ क्यों आई हो? मेरे एक पति हैं, इसिका ने कहा तो आरब तुरंत बोला, पति सबके एक ही होते हैं। हाँ वो क्या है ना कि मेरे पति का एक्सीडेंट हुआ है, उन्हीं से मिलने आई हूँ। अब दर्द तो नहीं हो रहा है? तुम्हें मेरे दर्द से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, जाओ यहाँ से। आरब रुखाई से बोला, मरा नहीं हूं मैं अभी। इसिका ने तुरंत अपना हाथ आरब के मुंह पर रख दिया। आरब ने उसकी आंखों में देखा तो नमी उभरने लगी थी। प्लीज ऐसी बातें मत करो, अभी इतनी पत्थर दिल नहीं हुई हूं मैं कि जिससे प्यार करती थी उसके मरने से कोई फर्क न पड़े। आरब उसकी आंखों में एकटक देखने लगा। इसिका भी सब कुछ भूलकर उसकी आंखों में देखने लगी। ये पल उन दोनों के लिए जैसे ठहर सा गया था।
ये दोनों अभी इसी तरह न जाने कितनी देर एक दूसरे की आंखों में देखते रहते कि आनंद की आवाज ने उन्हें चौंकाया। अगर इजाजत हो तो मैं भी आ जाऊं अंदर। इशिका और आरब दोनों हड़बड़ाकर एक दूसरे से विपरीत दिशा में देखने लगे। ये देखकर आनंद जोर से हंस दिया। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं देखा है। अनंत उन दोनों के पास आते हुए बोला तो अरब चिढ़कर बोला, देखने के लिए कुछ होना भी चाहिए। अब जब कुछ है ही नहीं यहाँ तो क्यों झूठा नाटक कर रहा है। अब चुपचाप से आजा अंदर। अनंत मुस्कुरा दिया। इशिका भी मुस्कुरा रही थी और उन दोनों को मुस्कुराता हुआ देखकर अरब उड़ गया। अनंत ने प्लेट निकालकर इशिका को खाना दिया और बोला, लो कुछ खा लो, सुबह से तुम भूखी होगी। पहले तुम खा लो फिर आरब को खिला देना, उसके लिए खिचड़ी लाया हूँ। मुझे नहीं खानी है खिचड़ी, आरब मुंह बनाते हुए बोला। कुछ दिनों तक तो तुझे ऐसे ही खाने मिलेंगे रोज। अब हमारी तरह स्वादिष्ट खाना तेरे नसीब में नहीं है। अनंत उसे चिढ़ाते बोला। चुपचाप से खा लेना बिना किसी नखरे के, वरना फिर यह भी नहीं मिलेगा। किसी का चुपचाप बैठी थी। तुम खा क्यों नहीं रही हो? नहीं, मैं आरब को खिला देती हूँ फिर। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ नहीं खाना है। खाना तो पड़ेगा आपको ही, आरब, इसी का बोली। यह हॉस्पिटल है, आपका बंगलो नहीं जहाँ आप इत्मीनान से पड़े रहेंगे। यहाँ से कुछ दिनों में आपको डिस्चार्ज होना है, और अगर डिस्चार्ज होना है तो ठीक तो होना ही पड़ेगा, और ठीक होने के लिए खाना पड़ेगा। आरब ने मुंह घुमा लिया तो इशिता वहीं टेबल पर रखी रुई को उठाकर उसकी बत्ती टाइप बनाई और आरब के कान में डाल दिया। आरब को गुदगुदी हुई तो वह चीखने के लिए मुंह खोला। तभी इशिका ने अरब के मुंह में एक चम्मच खिचड़ी डाल दी और यह सब देखकर अनंत जोर से हंस दिया। बहुत खूब इशिका, और दोनों एक दूसरे को हाई फाइव दी। यह देखकर अरब गुस्से से बोला, तू मेरा दोस्त है या? दोस्त तो मैं इशिका का भी हूँ, तो मैं इशिका का साथ दे सकता हूँ, और इस साथ में तो तुम्हारी भी भलाई छुपी है। अब आप चुपचाप खाना खाएंगे या फिर से मुझे यही प्रक्रिया दोहरानी पड़ेगी? इशिका ने कहा तो आरब उसे घूर कर देखने लगा, पर इशिका ने इसकी परवाह नहीं की और चम्मच को आगे बढ़ाया। आरब ने फिर मुंह नहीं खोला तो इशिका फिर रुई की बनी बाती उठाने लगी, मगर उससे पहले ही आरब चीखा, खा रहा हूँ, और यह मुझे दे दो, खुद खा लूँगा, मेरे हाथ अभी सलामत है। अच्छी बात है, इशिका ने कहा और प्लेट आरब को पकड़ा दी। पूरा फिनिश करना है। उसके बाद खुद भी प्लेट लेकर वहीं खाने लगी। मेडिसिन के वक्त भी आरब ने कुछ ऐसे ही नखरे दिए तो इशिका ने जबरदस्ती उसकी नाक पकड़कर मुंह खुलवा दी और दवा डाल दी। यह सब देखकर अनंत जोर जोर से हंस रहा था और उसे हंसता देखकर आरब गुस्से से भुनभुना रहा था। वे लोग अभी बैठे ही थे कि तभी वहां सुबह आ गया। उसे वहां देखकर सभी चौंक पड़े। सुबह भी कुछ अनकंफर्टेबल फील कर रहा था यहाँ आकर। वह यहाँ आना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी अपने आप को रोक नहीं सका जब उसने सुना कि अरब का एक्सीडेंट हो गया है। जब सभी ने उसे वहां देखा तो हर कोई उसे आश्चर्य से देखता रह गया। जहां आरब और आनंद उसे आश्चर्य से देख रहे थे, वहीं इशिका खुश होकर शुभम की तरफ दौड़ी। ये देखकर शुभम भी भावुक होकर इशिका को अपने गले से लगा लिया। इशिका भी इतने दिनों बाद अपने भाई से मिलकर भावुक हो उठी थी। कैसी हैं आप दी? मैं ठीक हूँ, मैं अपने आंसू साफ करते हुए बोली। शुभम इशिका से मिलकर आरब की तरफ बढ़ा। आप कैसे हो जीजू? मैं ठीक हूँ, आरब ने अपने आश्चर्य को कम करते हुए कहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसकी अकड़ को देखकर सुबह मुस्कुराते बोला, एक बीमार आदमी का हालचाल पूछने आया हूँ। उसके ऐसा कहते ही आरब ने मुंह फेर लिया। मैंने तो आपसे कभी किसी तरह की रंजिश नहीं पाली, फिर आप इस तरह मुझसे पेश क्यों आते हैं? छोड़ना उसे सुबह, अनंत बोला। वह आजकल लकड़ की दुकान खोले बैठे है। इतना कहकर अनंत हंस दिया। सुबह ने भी फिर आरब से कुछ नहीं पूछा और अनंत से बैठकर बातें करने लगा। कुछ ही देर में अनंत के घर से उसकी पूरी फैमिली आ गई आरब को देखने के लिए। उन सब ने इशिका से कई बार जाने के लिए कहा, मगर इशिका वहां से नहीं हटी। कुछ ही दिनों में आरब को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अब आरब को कम से कम 1 महीना बेड पर रहना था। उसकी पत्नी होने के नाते इशिका ने ही उसके सारे काम संभाल लिए थे। आरब ने उसे ये सब करने के लिए मना किया, मगर सिर्फ ऊपर के मन से। सच तो यह था कि उसे भी इशिका का अपने आसपास रहना और अपनी फिक्र करना अच्छा लग रहा था, और साथ ही उसे सताने में भी। अब सुब्यम, अभ्यम और आरुषि दोनों कभी कभी इशिका और आरब से मिलने आ जाते थे। जब भी आरब को इशिका को परेशान करने का मन होता
तो वह नखरे करने लगता कि नहीं खाएगा या मेडिसिन नहीं लेगा, और फिर इशिका उसके साथ ज़बरदस्ती कर उसे खिला देती। कभी कभी इशिका अपने घर वालों को लेकर उदास हो जाती तो उसका मूड ठीक करने के लिए आरब उसे चिढ़ाने लगता और फिर दोनों में महाभारत हो जाती। मगर इशिका का मूड फ्रेश हो जाता। इशिका भी इस बात को समझती थी। धीरे धीरे उनके बीच में गलतफहमी की दीवार घट रही थी और ना चाहते हुए भी अब ये दोनों फिर से एक दूसरे की ज़रूरत बन रहे थे। अब आरब घर से ही लैपटॉप पर अपने बिजनेस का काम करता था। ना चाहते हुए भी आरब और इशिका दोनों के मन में पुराना प्यार करवटें लेने लगा, क्योंकि अब दोनों की सुबह की शुरुआत एक दूसरे को देखकर ही होती थी। अब आरब को चाहे ब्रश करना हो, बाथरूम जाना हो, शावर लेना हो या फिर नाश्ता या मेडिसिन, सब कुछ उसका इशिका ही करती थी। ना चाहते हुए भी आरब धीरे धीरे पिघलने लगा था। सारा दिन आरब का ध्यान रखने के बाद इशिका रात को सोफे पर ही सो जाती, क्योंकि एक तो आरब के पैर में चोट लगी थी और दूसरे शादी के बाद से जो अलग सोने का सिलसिला शुरू हुआ था, उसे तोड़ने की पहल न कभी आरब ने की और न कभी इशिका ने। घर पर कभी अनंत, कभी अनन्या और उसकी फैमिली एक एक कर आते रहते और उसका हालचाल पूछकर कुछ घंटे समय बिताकर चले जाते हैं। इसी तरह आरब को हॉस्पिटल से आए हुए 15 दिन गुजर चुके थे और अब उसके पैरों का प्लास्टर भी कट चुका था। मगर आरब को अभी भी चलने फिरने में दूसरों के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।